ठीक है, हम लोग देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, राइट। एमसीक्यूज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, छोटे मोटे टॉपिक्स भी पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है, जहां से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। मेन तो टेक्स्ट हम लोगों ने लगभग सारी डिजीजेस के पढ़ लिए हैं, एक दो डिजीजेस और बचे हैं, उनकी बात भी हम लोग किए लेते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं, नीचे से क्वेश्चंस ले लेते हैं। सबसे पहले चलिए यहाँ से लेते हैं। कई क्वेश्चन कैसे आ गए। राइट, हम लोग बात करेंगे यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। राइट, आई थिंक सबको इतना विजिबल होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉज ऑफ एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन। तब जब हम लोगों ने प्लूरल इफ्यूजन की बात की थी तो हम लोगों ने कहा था दो टाइप के प्लूरल इफ्यूजन होते हैं। एक आपका क्या होता है, एक्सुडेटिव, जिसमें प्रोटीन और लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज मतलब एलडीएच ज्यादा होता है। दूसरा है जिसमें कम होता है। तो हम लोगों ने कहा था इफ्यूजन इज ऑफ टू टाइप्स, प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन आपके दो टाइप के होते हैं, वेदर इट इज एक्सुडेटिव और ट्रांसुडेटिव। एक्सुडेटिव या ट्रांसुडेटिव। एक्सुडेटिव का मतलब मैंने कह दिया था प्रोटीन और एलडीएच दो चीजें ज्यादा हैं, इन्हीं को हम लोगों ने कह दिया था लाइट्स क्राइटेरिया। लाइट्स क्राइटेरिया। एक्सुडेटिव में मैंने कहा था क्या होंगे, ज्यादातर इन्फेक्टिव कॉज होंगे, राइट। कुछ नॉन इन्फेक्टिव भी हो सकते हैं, लेकिन हर चीज में इफ एंड बट नहीं। इन्फेक्टिव कॉज एग्जाम्पल ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया एक्सेट्रा। यहाँ पे मैंने कहा था नॉन इन्फेक्टिव कॉजेस, राइट, जैसे किसी को हार्ट फेलियर एंड ऑल। तो यहाँ पे इन्होंने एक्सुडेटिव पूछा है, मतलब प्रोटीन ज्यादा होगा, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज होगा, कम से कम एक आपका क्राइटेरिया लाइट्स क्राइटेरिया में फिट हो रहा होगा। सिरोसिस ऑफ लिवर, ये भी आपका एक तरीके से क्रॉनिक लिवर डिजीज है, मोस्टली नॉन इन्फेक्टिव, एल्कोहल वगैरह। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर नॉन इन्फेक्टिव, ये भी। केवल इसमें टीबी दे रखा है, क्या है, जो जो आपका इन्फेक्टिव डिजीज है। तो इतना सिंपल क्वेश्चन है कि जो एक्सुडेटिव है वहां पे कुछ न कुछ इन्फेक्शन जरूर होगा। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन दे रखा है जिसमें एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन होने के चांसेस हैं, बाकी सब में नॉन एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। ट्रेकियल शिफ्ट टू द ऑपोजिट साइड इज सीन इन। ठीक है, तो जब हम लोग प्लूरल इफ्यूजन का एक्सरे देख रहे थे, या ऐसे भी अगर कॉमन सेंस से हम लोग सोचें, तो आइए एक डायग्राम बना लेते हैं। मान लीजिए मैंने कह दिया, दो डायग्राम बना लेते हैं लगभग। ये आपका ट्रेकिया है, ये राइट मेन ब्रोंकस है, ये लेफ्ट मेन ब्रोंकस है। इस तरीके के आपके लंग्स हैं। लंग के बाहर मैंने आप लोगों को बताया था देयर इज प्लूरल कैविटी। ये आपका प्लूरल कैविटी है, प्लूरा और उसके बाद प्लूरल कैविटी। और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं ट्रेकिया है, राइट। अब यहाँ पे हम लोग कहते हैं इस इंसान को मैसिव प्लूरल इफ्यूजन हो गया राइट साइड का, राइट, इफ्यूजन हो गया बहुत ज्यादा राइट लंग में, राइट। आइए देखते हैं यहाँ पे कुछ सिनेरियो चेंज हो जाएगा, कैसे चेंज हो जाएगा उसी को इंटरप्रेट करते हैं। इस तरीके से आपका लेफ्ट लंग में अभी भी नॉर्मल बना रहा हूँ, राइट वाले में मैं क्या कह रहा हूँ कि प्लूरल इफ्यूजन हो गया, तो इसने लंग को कंप्रेस कर दिया, ये लो छोटा सा लंग बचा। और प्लूरल इफ्यूजन हो गया मतलब यहाँ पे बहुत सारा फ्लूइड कलेक्ट हो गया, समथिंग लाइक दिस, राइट। मैसिव राइट साइडेड प्लूरल इफ्यूजन, मैसिव राइट
साइडेड प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा ही है। तो इसकी वजह से होगा क्या, अब ये हर एक चीज को पुश करेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो लंग को कंप्रेस कर दिया, राइट, कुछ इस तरीके से लंग यहाँ पे कोलैप्स हो गया। इसी तरीके से आगे चल के ट्रेकिया को भी क्या करेगा, ये शिफ्ट करेगा। हम लोग कह देंगे पुशेस ट्रेकिया टू ऑपोजिट साइड, पुशेस ट्रेकिया टू ऑपोजिट साइड, मतलब जिस तरफ डिफ्यूजन है उसके ऑपोजिट साइड। तो जो ट्रेकिया है कैसे हो जाएगी, ओवर पीरियड ऑफ टाइम ट्रेकिया कुछ ऐसे हो जाएगी, राइट। ट्रेकिया आपकी कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। तो हम लोग कह देते हैं ट्रेकियल शिफ्ट हो गई। और अगर इधर आपका राइट साइडेड प्लूरल इफ्यूजन है या न्यूमोथोरेक्स है, तो ट्रेकिया किधर हो जाएगी, ऑपोजिट साइड शिफ्ट हो जाएगी। इसीलिए हम लोग कहते हैं अगर आपका न्यूमोथोरेक्स है या प्लूरल इफ्यूजन है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये पुश कर देते हैं ट्रेकिया को ऑपोजिट साइड, पुश ट्रेकिया टू ऑपोजिट साइड। ठीक है, क्लिनिकली भी हम लोग फील कर सकते हैं ट्रेल साइन से, और एक्सरे देख के भी ट्रेकिया को लोकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है ट्रेकियल शिफ्ट टू ऑपोजिट साइड, राइट। तो यहाँ पे चाहे प्लूरल इफ्यूजन हो जाए या न्यूमोथोरेक्स हो जाए, कोई भी चीज अगर प्लूरल कैविटी में इकट्ठा होगी तो लंग को और मीडियास्टिनम को और आपकी ट्रेकिया को ऑपोजिट साइड शिफ्ट कर देगा। ठीक है, तो जब भी हम लोग बात करते हैं ट्रेकिया ऑपोजिट साइड शिफ्ट हो रही है, इसका मतलब लंग की प्रॉब्लम नहीं है, प्लूरल कैविटी की प्रॉब्लम है। और प्लूरल कैविटी में चाहे एयर इकट्ठा हो जाए चाहे फ्लूइड इकट्ठा हो जाए, एयर अगर इकट्ठा हो जा रहा है तो हम लोग कह देते हैं प्लूरल सॉरी न्यूमोथोरेक्स, और अगर यहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा हो जा रहा है, वाटर इकट्ठा हो जा रहा है, पस इकट्ठा हो जा रहा है, तब हम लोग क्या कह देते हैं, तब हम लोग कह देते हैं दिस इज प्लूरल इफ्यूजन या एम्पाइमा या हाइड्रोथोरेक्स। दोनों अगर हो जाए तो हम लोग क्या कह देते हैं, फिर हम लोग कह देते हैं हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स। तो बहुत ही सिंपल सा हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट प्लूरल इफ्यूजन। तो यहाँ पे भी प्लूरल इफ्यूजन से क्वेश्चन है, यहाँ से भी प्लूरल इफ्यूजन से क्वेश्चन है, फिर एक प्लूरल इफ्यूजन से क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ट्रांसुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन। तो दो टाइप के प्लूरल इफ्यूजन होते हैं, एक तो एक्सुडेटिव एक तो ट्रांसुडेटिव। यहाँ पे इन लोगों ने एक्सुडेटिव के बजाय ट्रांसुडेटिव पूछा है, मतलब यहाँ पे लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज कम होगा, यहाँ पे प्रोटीन्स कम होंगे, राइट। और ये आपके किस कंडीशन में होंगे, नॉन इन्फेक्टिव कंडीशन में, नॉन इन्फेक्टिव कंडीशन। कितना इजी हो गया ये क्वेश्चन। नॉन इन्फेक्टिव अगर कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे आपका हो गया टीबी इन्फेक्टिव है, कट कर दो, फाइलेरिया इन्फेक्टिव है, कट कर दो, लिम्फोमा वगैरह की हम लोग बात ही नहीं करते हैं, लिम्फोमा में कहाँ से प्लूरल इफ्यूजन होगा, लिम्फोमा का मतलब है लिम्फ नोड का कैंसर। एक ही कंडीशन यहाँ पे बची है जो नॉन इन्फेक्टिव है और जो रेलेवेंट है, दैट इज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। सीसीएफ का मतलब है कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। हम लोगों ने कहा था हार्ट फेलियर में भी वीनस प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से फ्लूइड आपका वेन्स और कैपिलरी से लीक आउट हो जाता है। ठीक है, तो एक डायग्राम फिर से ले लेते हैं। अगर इतने सारे प्लूरल इफ्यूजन से क्वेश्चन है, तो जो हमारे पास चार्ट था एक्सुडेटिव ट्रांसुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन का, उसको लास्ट टाइम हम लोग देख लेते हैं, समराइज कर लेते हैं चीजों को। एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन और ट्रांसुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन, लाइट्स क्राइटेरिया की हम लोगों ने बात की थी, जिससे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। स्क्रीन शायद नहीं मिल रही थी, फिर से स्क्रीन देते हैं। चैट सेक्शन में बताएं कितनी देर स्क्रीन नहीं मिली। एक मिनट 10 सेकेंड, चलो ठीक है, तो दोबारा स्क्रीन ऑन कर दिया है, चेक करते हैं। तो हम लोग इस तरीके से कह रहे हैं लाइट्स क्राइटेरिया है। लाइट्स क्राइटेरिया आपका बताता है वेदर एक्सुडेटिव या ट्रांसुडेटिव। अगर फ्लूइड आपका ट्रांसुडेटिव है तो एलडीएच और प्रोटीन कम होंगे, और अगर एलडीएच को ब्लड के अपर लिमिट से कंपेयर करें तो भी 2/3 से कम होगा। अगर इनमें से एक भी क्राइटेरिया है तो आपका ये हो जाता है ट्रांस एक्सुडेटिव। एक्सुडेटिव में ज्यादातर आपके क्या आते हैं, इन्फेक्टिव कॉजेज, इन्फेक्टिव कॉजेज।
और यहाँ पे ज्यादातर आपके आते हैं नॉन इन्फेक्टिव कॉजेज। तो हमारे पास दो तरीके के हो गए, इन्फेक्टिव कॉजेज और नॉन इन्फेक्टिव कॉजेज। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, जैसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, सिरोसिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। यहाँ पे कहीं पे भी कोई इन्फेक्शन का सोर्स नहीं है, और ज्यादातर यहाँ निमोनिया, टीबी, राइट, इस तरीके से इन्फेक्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं। तो एक्सुडेटिव और ट्रांसुडेटिव वैसे तो थोड़ा बहुत ओवरलैपिंग है, लेकिन आपके लेवल पे या जो मेन सिग्निफिकेंट चीजें हैं उनको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इन्फेक्टिव एंड नॉन इन्फेक्टिव। तो दिस लाइट्स क्राइटेरिया, एक्सुडेटिव, ट्रांसुडेटिव और इनके कॉजेज बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आइए अब कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं। राइट, ये काफी जूम हो गया है तो ठीक है। चलिए यहाँ पे एक और बात करते हैं हम लोग, पिंक फ्रॉथी स्प्यूटम। ठीक है, पिंक फ्रॉथी स्प्यूटम मतलब स्प्यूटम में थोड़ा बहुत ब्लड टिंज्ड स्प्यूटम है, राइट। पेशेंट को बलगम आ रहा है, स्प्यूटम है, स्प्यूटम, और ये स्प्यूटम कैसा है, रेडिश है। ठीक है, रेडिश नहीं पिंकिश है, रेड और पिंक में फर्क होता है, पिंकिश है, मतलब कुछ ना कुछ साइन सजेस्टिव ऑफ ब्लड इन स्प्यूटम, लेकिन ये थोड़ा सा फ्रॉथी है। ठीक है, फ्रॉथी स्प्यूटम तब मिलता है जब किसी को पल्मोनरी एडीमा हो जाए, राइट। फ्रॉथी स्प्यूटम, फ्रॉथी स्प्यूटम मतलब झाग वाला स्प्यूटम ज्यादातर ये आपका मिलता है पल्मोनरी एडीमा में। अब पल्मोनरी एडिमा हो सकता है चेस्ट की दिक्कत की वजह से हो सकता है हार्ट की दिक्कत की वजह से हो। ठीक है, तो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, अगर किसी को लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर होता है तो ऐसे केसेस में क्या होता है, पल्मोनरी कंजेशन होता है। हम लोगों ने कहा था जो सिम्टम्स मिलेंगे इसीलिए डिस्निया वगैरह से रिलेटेड मिलेंगे, और दो चीजें हम लोग कहते हैं यहाँ पे, ऑर्थोपनिया हो सकता है और परऑक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया हो सकता है। जब लंग के अंदर बहुत सारा क्या हो जाएगा, बहुत सारा ब्लड कंजेशन हो जाएगा, तो कुछ न कुछ ब्लड इसमें निकलने लगेगा, कैपिलरी से लीक आउट हो जाएगा, और ये चीज पेशेंट जब कॉफ करेगा, ठीक है, तो उसमें झाग की तरह दिखेगा, हम लोग कह देते हैं फ्रॉथी स्प्यूटम। ठीक है, और ये ब्लड टिंज्ड होगा तो हल्का सा पिंक मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब पल्मोनरी एडिमा चाहे लंग की वजह से हो, जैसे एआरडीएस हो गया, लेकिन ज्यादातर ये चीजें होती हैं कार्डियक प्रॉब्लम की वजह से। अगर लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट फेल हो तो ऐसे कंडीशन में पल्मोनरी कंजेशन हो सकता है, तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या मान लीजिए पल्मोनरी एडिमा। ठीक है, निमोनिया वगैरह में स्प्यूटम रस्टी मिलता है, एम्फाइसीमा में आपका स्प्यूटम आता ही नहीं, ब्रोंकिएक्टेसिस में पस आता है। ठीक है, बलगम बिल्कुल पीला पीला सा आता है, अभी ब्रोंकिएक्टेसिस की भी बात करेंगे। तो इस तरीके से पिंक फ्रॉथी स्प्यूटम है, इसका मतलब पल्मोनरी एडिमा है। कभी ये नहीं कोई कहता कि टीबी हो गई है या कैंसर हो गया लंग का तो पिंक और फ्रॉथी स्प्यूटम मिलेगा, उसमें ठीक है कॉफ विद ब्लड मिलेगा और ब्लड काफी ज्यादा मिलेगा। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं फिर एक और क्वेश्चन की, साइनोसिस इन ब्लड अपीयर्स व्हेन हीमोग्लोबिन एक्सीड्स। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने कह दिया कि नॉर्मली हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है इसको ऑक्सीजन मिल जाता है, तो हम लोग कहते हैं HbO2, ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन। अगर मान लीजिए मैंने कह दिया HbO2 कम हो गया प्लस HbCO2 ज्यादा हो गया, तो हम लोग इसी को कह देते हैं डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन, डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन। अगर ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन है तो ये आपके स्ट्रक्चर्स कैसे दिखते हैं, पिंक दिखते हैं। ठीक है, जैसे अगर आर्टरी वगैरह आप लोग देखो तो पिंक या रेड दिखेगी। अगर डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन होगा तो वो स्ट्रक्चर्स आपके ब्लू दिखेंगे, राइट, ब्लूइश। हम लोग कहते हैं एग्जांपल वेन्स, वेन्स में ज्यादा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है तो वेन्स अपीयर ब्लू। लेकिन पूरी बॉडी में स्किन वगैरह में क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही थोड़ी ना है। मान लीजिए मैंने कह दिया कि किसी को, किसी पेशेंट में रेस्पिरेटरी डिजीज है, रेस्पिरेटरी डिजीज, तो रेस्पिरेटरी डिजीज होगा इसका मतलब ऑक्सीजनेशन कम होगा, देयरफॉर HbO2 कम हो जाएगा। ठीक है, तो HbO2 अगर आपका कम हो जाए
एक डेफिनिट लेवल से ज्यादा कम हो जाए तो हम लोग कहते हैं कि स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन बिकम्स क्या, म्यूकस मेम्ब्रेन बिकम ब्लूइश, इसी को हम लोग कह देते हैं साइनोसिस, राइट। अगर केवल स्किन ब्लू है तो पेरिफेरल साइनोसिस, म्यूकस मेम्ब्रेन भी ब्लू हो गया तो सेंट्रल साइनोसिस। कुछ इस तरीके से हम लोग कहते हैं साइनोसिस है ओनली स्किन ब्लू, तो हम लोग कह देते हैं पेरिफेरल साइनोसिस, पेरिफेरल साइनोसिस। अगर आपका म्यूकोसा ऑल्सो इन्वॉल्व, जैसे टंग पे, लिप्स पे म्यूकोसा ऑल्सो इन्वॉल्व, तो हम लोग कह देते हैं सेंट्रल साइनोसिस, राइट। ज्यादातर केसेस में सेंट्रल और पेरिफेरल साइनोसिस दोनों होती है। तो हम लोग बात करते हैं कि कोई इंसान ब्लू हो जाए, ठीक है, उसके नेल्स ब्लू हो जाए, नेल बेड ब्लू हो जाए, स्किन ब्लू हो जाए, म्यूकस मेम्ब्रेन ब्लू हो जाए, ठीक है, अक्सर पेरी ओरल एरिया में हम लोग इसको देखते हैं। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ अगर ऑक्सीजन होती है ठीक ठाक तो वो चीजें कैसी दिखती हैं, पिंक या रेड दिखती हैं। लेकिन अगर ऑक्सीजन की कमी है, किसी को कोई रेस्पिरेटरी डिजीज है या कार्डियक डिजीज है, बॉडी के पास ऑक्सीजन कम है, इसका मतलब इंसान में ब्लूइश डिस्कलरेशन मिल सकता है, इंसान में क्या मिल सकता है, साइनोसिस मिल सकता है। तो साइनोसिस होने के लिए मैं कहता हूं क्या होना चाहिए, HB, राइट, डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन होना चाहिए, ठीक है, ये इंक्रीज हो जाएगा तो साइनोसिस मिलेगा। मैं कहता हूं कि अगर डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन, मान लीजिए किसी का हीमोग्लोबिन, एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन किसी का 15 है, 15 ग्राम पर डेसीलीटर है, और इसमें से तकरीबन 5 ग्राम डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन है और 10 ग्राम आपका ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन है। यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन इंक्रीज हो गया। मैंने कह दिया अगर डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन 3 to 5 ग्राम पर डेसीलीटर हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन, ये काफी होगा साइनोसिस कराने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब अगर किसी की बॉडी में ऑक्सीजनेशन इम्पेयर्ड है तो उसकी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, जो कि 3 to 5% से कम होता है। तो हम लोग कह देते हैं कि यहाँ पे साइनोसिस हो गया। अगर मान लीजिए मैंने कह दिया एग्जाम्पल, कोई पेशेंट सीवियर अनीमिया का है, सीवियर अनीमिया का मतलब हीमोग्लोबिन <3 मान लीजिए, ठीक है, और इसमें क्या हो गया कि ऑक्सीजन कम जा रही है। तो चलिए मैंने कह दिया डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन है, तो जितना हीमोग्लोबिन होगा तो उससे के रेशियो में डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन भी होगा। हीमोग्लोबिन डीऑक्सीजनेटेड भी, चलिए मैंने कह दिया <3, पूरा का पूरा हो गया है। लेकिन अगर 3 से कम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा तो ये इतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं होगा कि साइनोसिस आए, स्टिल नो साइनोसिस। उसका बेचारे का पूरा ब्लड डीऑक्सीनेटेड है, नो साइनोसिस, क्योंकि फॉर साइनोसिस HB शुड बी ग्रेटर देन 5%, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं अगर हम में तुम में डीऑक्सीनेटेड ब्लड ज्यादा हो जाए तो इसका मतलब है डीऑक्सीनेटेड हीमोग्लोबिन भी कम से कम 5-10% हो गया, तो ब्लूइश डिस्कलरेशन दिखेगा, ठीक है। तो किसी भी इंसान में अगर ऑक्सीजनेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है तो डीऑक्सीनेटेड हीमोग्लोबिन ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से इंसान के स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन ब्लू दिखेंगे। हम लोग कह देते हैं वो साइनोसिस है। पेरिफ्री पे दिखे, केवल स्किन पे दिखे तो पेरिफेरल, लिप्स पे, टंग्स पे, सेंट्रल स्ट्रक्चर पे कहीं दिखे, म्यूकोसा पे, तो हम लोग कह देते हैं दिस इज सेंट्रल साइनोसिस। लेकिन अगर मैं बात करूं किसी को सीवियर अनीमिया है, ब्लड ही नहीं है, हीमोग्लोबिन ही नहीं, तो काहे का साइनोसिस। कोई भी चीज एक डेफिनेट लेवल के इंटेंसिटी पे होगा तभी आप उसको अपीयर इंटरप्रेट कर पाओगे। मैंने कह दिया किसी का हीमोग्लोबिन 3% है और साइनोसिस दिखने के लिए डीऑक्सीनेटेड हीमोग्लोबिन 5% चाहिए, तो उसमें भले ही डीऑक्सीनेशन हो, भले ही उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो, साइनोसिस नहीं दिखेगी, राइट, क्योंकि वो पिगमेंट ही नहीं है जो कभी पिंक दिखता है और कभी ब्लू दिखता है। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं साइनोसिस अकर्स व्हेन हीमोग्लोबिन कंटेंट इन ब्लड इज मोर देन, तो एटलीस्ट 3.5 से ज्यादा हो तब साइनोसिस दिखेगा। अगर किसी का हीमोग्लोबिन ही 3 है तो साइनोसिस उसमें दिखेगा नहीं, ठीक है। 3 से 5% डीऑक्सीनेटेड ब्लड हो, 3 से 5%
अगर हम लोग कहें ब्लड डीऑक्सीनेटेड हो गया तो उसमें साइनोसिस दिखेगी। यहाँ पे इन्होंने कह दिया कि कितना हो जाए, साइनोसिस अकर्स व्हेन रेड्यूस्ड हीमोग्लोबिन कंटेंट। रेड्यूस्ड या डीऑक्सीनेटेड एक ही बात है, डीऑक्सीजनेटेड या रेड्यूस्ड एक ही बात है। तो अगर ये 3.5 से ज्यादा हो, ठीक है, तो हम में तुम में अगर ऑक्सीजनेशन कम होगा तो साइनोसिस दिखेगा, क्योंकि टोटल हीमोग्लोबिन 10-12 तो होगा ही, ठीक है, उसमें 3.5 से ज्यादा आपका डीऑक्सीनेटेड या रेड्यूस्ड हीमोग्लोबिन हो जाए। अगर किसी में सीवियर एनीमिया 1 ग्राम हीमोग्लोबिन है तो ना उसमें कहीं पिंक दिखेगा, ना उसमें क्या दिखेगा, ब्लू दिखेगा, पेशेंट पेल दिखेगा, ठीक है, हम लोग कहते हैं पैलर प्रेजेंट। तो ये काफी सिंपल था। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है। और ज्यादातर क्वेश्चन हम लोग जो भी अभी तक पढ़े हैं उससे रिलेट कर पा रहे हैं। चलिए और कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। थोड़ा सा अपना दिमाग भी यूज करना है। चलिए ये भी कुछ क्वेश्चन इजी ही लग रहा है। राइट, आइए देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है फॉलोइंग नॉन सेपरेटिव, मतलब सेपरेशन की मतलब पस, नॉन सेपरेटिव लंग कंडीशन इज एसोसिएटेड विद क्लबिंग। ठीक है, अब क्लबिंग क्या है, तुम लोग क्लब वगैरह जाते हो, उस क्लबिंग की तुम्हें बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। द फॉलोइंग नॉन सेपरेटिव कंडीशन इज एसोसिएटेड विद क्लबिंग। यहाँ पे कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें क्लबिंग मिल सकती है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्लबिंग होती क्या है, ठीक है, और उसके कॉजेस क्या हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। क्लबिंग, क्लबिंग की बात जब भी हम लोग कहते हैं तो यहाँ पे नेल बेड चेंजेस होते हैं, राइट। क्लबिंग, अगर किसी पेशेंट में ऑक्सीजन कम है, मैंने कह दिया साइनोसिस मिलेगी, साइनोसिस आएगी और ऑक्सीजन दे दोगे साइनोसिस चली जाएगी। अगर ये बहुत प्रोलॉन्ग हो, जमाने से चली आ रही हो किसी इंसान में, हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन कम है, साइनोसिस है, तो बॉडी के जो पेरिफेरल पार्ट्स होते हैं जो हार्ट से सबसे ज्यादा दूर हैं, दूर दराज के इलाके में, वहाँ ऑक्सीजन और कम हो जाती है। तो अगर यही प्रोलॉन्ग हो तो नील बेड के कुछ चेंजेस मिलेंगे, नील बेड चेंजेस, इन्हीं को हम लोग कह देते हैं क्लबिंग। तो क्लबिंग में नेल बेड रेज हो जाता है, राइट, हम लोग कहते हैं रेज्ड नेल बेड्स, ठीक है, जिसकी वजह से नेल का शेप एंड साइज चेंज हो जाता है, राइट, जिसकी वजह से फिंगर का अपीयरेंस चेंज हो जाता है, फिंगर अपीयरेंस चेंजेस। आइए देख लेते हैं फिंगर अपीयरेंस चेंजेस और कुछ आपके क्लबिंग से रिलेटेड डायग्राम। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्लबिंग, ये देखो इनके जो नाखून है नॉर्मल नहीं है, ठीक है, इनके नाखून में एक कर्वेचर है, राइट, एक कर्व्ड नाखून है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं दिस इज क्लब्ड फिंगर्स या क्लबिंग प्रेजेंट। और एक डायग्राम देखते हैं, और ये ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे क्या हो गया, ड्रमस्टिक अपीयरेंस टाइप का लग रहा है, अभी बात करेंगे ड्रमस्टिक अपीयरेंस। क्लबिंग तुम लोग जानते होगी, लेकिन थोड़ा सा ले लेते हैं यहाँ पे क्लबिंग के बारे में। इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे हम लोग कहते हैं नेल और नेल बेड के बीच में एक एंगल होता है, ठीक है। ये वाला एरिया, इसको अगर किस कलर से देखा जाए, ये तो नेल है, साफ साफ दिख रहा है, नेल, और ये आपका नेल बेड है, नेल बेड, यही आपका क्या हो जाता है, प्रोलिफरेट कर जाता है, प्रोलिफरेशन, नेल बेड प्रोलिफरेशन, हम लोग कह देते हैं क्या हो गया, रेज्ड नेल बेड हो गया, रेज्ड नेल बेड। इसी की वजह से क्लबिंग मिलती है। तो क्लबिंग हम लोग नेल्स में देखते हैं। जब किसी को हाइपॉक्सिया होता है, साइनोसिस लंबे टाइम तक हो, तो ये भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की क्रॉनिक कहानी बताता है। साइनोसिस तो ठीक हो जाएगा, क्लबिंग अगर एक बार हो गया तो ठीक होना मुश्किल है। तो हम लोग कहते हैं एंगल बिटवीन नेल एंड नेल बेड। ये मान लीजिए नेल है, किसी की फिंगर्स हैं, ऐसे नेल नहीं होता है, हम लोग कहते हैं नेल जो होता है लगभग कुछ इस तरीके से होता है,
ये नेल है, राइट, ये किसी की फिंगर है। ठीक है, तो नेल और नेल बेड के बीच में एक एंगल है, बनाते हैं ये वाला एंगल है, राइट। ये नेल है और ये नेल बेड है, नेल बेड, ये एक एंगल है। हम लोग इसी को कह देते हैं दिस मस्ट बी लेस देन 160 डिग्री। इसी को हम लोग कह देते हैं एंगल ऑफ लेवी बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे कुल मिला के हम लोग कहते हैं ये एंगल कितना है, 160 से कम है। जैसे मान लो अगर मैं स्ट्रेट लाइन पे एंगल कहूँ तो ये एंगल आपका होता है 180 डिग्री। अगर मान लीजिए मैं इसको पूरा सर्किल कर दूं कुछ इस तरीके से, तो ये आपका एंगल होता है 360 डिग्री। और इसका मतलब अगर ये नेल बेड का ये एंगल है, नेल का ये एंगल है, तो यहाँ पे ये आपका स्ट्रेट लाइन नहीं है, उससे कम है, तो ये आपका 160 डिग्री से कम है। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं ये नॉर्मल है। एंगल ऑफ लेवी बॉन्ड नॉर्मल कितना होना चाहिए, लेस देन 160 डिग्री होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए एक दूसरी कंडीशन में लेता हूं, ये मान लो नेल है और नेल बेड आपका इंक्रीज हो गया। यहाँ से ना भी लें, अगर हम लोग डायग्राम रियल डायग्राम से ले लेते हैं, यहाँ पे देखो नेल बेड आपका रेज हो गया है, नेल बेड रेज हो गया कुछ इस तरीके से, रेज्ड नेल बेड। यहाँ पे नेल बेड नीचे की तरफ है, यहाँ पे नेल बेड प्रोलिफरेट हो गया है अगर हाइपोक्सिया है। तो जो अब एंगल बन रहा था, जो स्ट्रेट लाइन भी नहीं था, अब वो उल्टे डायरेक्शन में मुड़ गया है। अब ये एंगल ज्यादा हो गया है, ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे एंगल ऑब्लिटरेट हो गया है या एंगल चेंज हो गया है। क्यों ऐसा हुआ, डिस्टॉर्टेड नेल बेड, क्योंकि प्रोलिफरेशन ऑफ नेल बेड हो गया, प्रोलिफरेशन ऑफ नेल बेड। तो अगर किसी पेशेंट में क्रॉनिक रेस्पिरेटरी कंडीशन है, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, नेल बेड चेंजेस होते हैं, जिनको हम लोग कह देते हैं नेल बेड चेंजेस, जिनको हम लोग कहते हैं क्लबिंग, राइट। यहाँ पे क्लबिंग हो गई फिंगर्स की, राइट। ये आपकी नॉर्मल फिंगर नहीं है, यहाँ पे नेल बेड रेज हो गया है। ठीक है, क्लब्ड फिंगर्स हैं। तो हम लोग क्लबिंग में यही कहते हैं एंगल ऑफ लेवी बॉन्ड, ये आपका कुछ इस तरीके से था, लेस देन 160 डिग्री। हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ लेवी बॉन्ड क्या होना चाहिए, लेस देन 160 डिग्री। ठीक है, अगर इससे ज्यादा हो गया तो इसका मतलब अब क्लबिंग आने लगा है। इफ ग्रेटर देन 180 डिग्री तो हम लोग कह देते हैं क्लबिंग हो गया, क्लबिंग प्रेजेंट। ठीक है, इसको देखने के लिए हम लोग कई तरीके से देख सकते हैं। छोटी मोटी क्लबिंग है तो शायद नेल बेड चेंजेस ना दिखें, लेकिन हाँ सॉफ्ट नेल बेड जरूर दिख सकता है। और एक डायग्राम ले लेते हैं। अगेन यहाँ पे भी आप लोग क्लबिंग देख पा रहे हो। ठीक है, नॉर्मल एंगल ऑफ लेवी बॉन्ड लेस देन 160 डिग्री है, लेवी बॉन्ड। अगर मान लो नेल बेड यहाँ से उठ गया, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं, नेल बेड चेंज हो रहा है, नेल बेड चेंजेस। क्यों हो रहा है, ड्यू टू हाइपोक्सिया। ठीक है, हार्ट या लंग कोई एक कम सही से काम कर रहे हैं क्रॉनिक हाइपोक्सिया में। तो ये आपका एंगल क्या हो गया है, 180 डिग्री या इससे ज्यादा हो गया है, एंगल ऑफ लेवी बॉन्ड लॉस्ट है। अगर आप लोग एक नॉर्मल फिंगर देखो किसी का, नॉर्मल फिंगर, तो आप लोग देख पा रहे हो एक एंगल बन रहा है, हम लोग इसी को कह देते हैं एंगल ऑफ लेवी बॉन्ड। नेल बेड के बीच में और नेल के बीच में एक एंगल बन रहा है, हम लोग कहते हैं दिस मस्ट बी लेस देन 160 डिग्री। नेल बेड देखो ऊपर जाना स्टार्ट किया, ठीक है, ये एंगल खत्म हो रहा है। ठीक है, तो जब नेल बेड ऊपर चला जाता है तो हम लोग कहते हैं दिस लेवी बॉन्ड एंगल, नॉर्मल लेवी बॉन्ड एंगल इज लॉस्ट, बल्कि ये आपका और इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, दिस इज नॉट नॉर्मल। और एक डायग्राम ले लेते हैं क्लबिंग के रिलेशन में। क्लिनिकल नॉलेज में क्लबिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देख के क्लबिंग को काफी सारी डायग्नोसिस बनाई जा सकती है कि हाँ इनको रेस्पिरेटरी कंडीशन है या कार्डियक कोई प्रॉब्लम है। तो हम लोग बात कर रहे हैं इस चीज की, क्लबिंग की बात कर रहे हैं। थोड़ी सी बात और किए लेते हैं क्लबिंग की। यहाँ पे देखो, जब नेल बेड आपका ऊपर चला गया तो कहानी चेंज हो गई। यहाँ पे मैंने कह दिया ये नॉर्मल है। ठीक है, इस तरीके से ये नॉर्मल है।
लेकिन यहाँ पे नेल बेड देखो ऊपर चला गया, शेप ऑफ नेल भी चेंज हो गया। ठीक है, नॉर्मल में कुछ इस तरीके से था, यहाँ पे देखो पैरट बीक अपीयरेंस हो गया, ऐसे लग रहा है तोते की चोंच है, पैरट बीक, पैरट बीक अपीयरेंस। ठीक है, तो इस तरीके से धीरे धीरे नेल बेड जब ऊपर जाता है तो फिंगर्स थोड़ी सी पॉइंटेड हो जाती है, दिस इज नॉर्मल। और यहाँ पे देखो कुछ न कुछ गड़बड़ हो गया है, ऐसे लग रहा है पैरट है उसकी बीक है, पैरट बीक अपीयरेंस, क्लब्ड है। ठीक है, बहुत ज्यादा पार्टी करने से भी पैरट बीकिंग या क्लबिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लब फिंगर्स हैं और ये आपका नॉर्मल है। ठीक है, अगर मान लीजिए हमें इसको चेक करना हुआ, अगर इस तरीके का होगा तो दो नेल मिलाएंगे तो उसके बीच में क्या बन जाएगा, उसके बीच में इस तरीके से एंगल बन जाएगा या एक ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल है। अगर दो फिंगर्स आप लोग मिलाइए तो बीच में आपका क्या बन रहा है, थोड़ा सा स्पेस है, डायमंड स्पेस बन रहा है, राइट। लेकिन अगर किसी में क्या हो जाए, क्लब्ड हो जाए, तो फिंगर तो ऐसे हो गई हैं, पैरट बीक हो गई हैं, यहाँ पे कोई आपका ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो हम लोग कह देते हैं दिस इज सैमरॉस साइन। इस कलर से देखें जो दिखे, यहाँ पे हम लोग कहते हैं नो डायमंड शेप्ड कैविटी, नो डायमंड शेप्ड कैविटी। ठीक है, हम लोग कह देते हैं दिस इज नोन एज सैमरॉस साइन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं दिस इज सजेस्टिव ऑफ क्लबिंग। बहुत ही सिंपल है, क्लबिंग तब होगा जब किसी को कोई रेस्पिरेटरी कंडीशन हो, कार्डियक कंडीशन हो या कोई और कंडीशन हो जिसमें नेल बेड का हाइपॉक्सिया हो, और हाइपॉक्सिया होने की वजह से नेल बेड में क्या हो जाते हैं, चेंजेस होने लगते हैं, हम लोग कह देते हैं कि पेशेंट में क्लबिंग हो गया, राइट। तो क्लबिंग के लिए हाइपॉक्सिया रिस्पॉन्सिबल है। क्लबिंग के कुछ ग्रेड्स होते हैं कुछ इस तरीके से, पहले में एंगल चेंज नहीं हुआ लेकिन नेल ब्लेड फ्लक्चुएशन है, मतलब नेल बेड आपका क्या हो गया है, सॉफ्ट नेल बेड हो गया, अगर आप लोग फील करोगे। ग्रेड 2 में लेवी बॉन्ड एंगल आपका शहीद हो गया, मैंने कह दिया ऑब्लिटरेट हो गया, ग्रेटर देन 180 डिग्री या ग्रेटर देन एटलीस्ट 160 डिग्री, है ना। तो हम लोगों ने एंगल ऑफ लेवी बॉन्ड की बात की थी। अब हम लोग और आगे देख लेते हैं, एंगल ऑफ लेवी बॉन्ड के आगे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे पेशेंट में क्या हो गया, पैरट बीकिंग हो गया, या कभी कभी उंगलियां ड्रम स्टिक लाइक की होती हैं, ड्रम स्टिक, आगे जाके नेल बेड बहुत मोटा हो जाता है, जैसे माचिस की तीली, हम लोग कह देते हैं ड्रम स्टिक अपीयरेंस। तो हम लोगों ने पैरट बीक भी ऊपर देखा है, ड्रम स्टिक अपीयरेंस। और उसके अलावा अगर किसी में लंग कैंसर होता है तो पूरी की पूरी फिंगर डिसफिगर्ड हो जाती है, बोन्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम लोग कहते हैं हाइपरट्रॉफिक ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी। दिस इज ग्रेड 4 क्लबिंग एंड दिस इज सीन इन लंग कैंसर। ठीक है, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बहुत सीवियर अगर किसी को क्या है, बहुत ज्यादा सीवियर अगर किसी को क्लबिंग है तो किस टाइप का नेल बेड चेंज मिलेगा। बहुत सीवियर अगर क्लबिंग है तो पेशेंट में ग्रेड 4 मिलेगा, जिसमें नेल बेड चेंजेस भी होंगे और आपके बोन्स वगैरह में आर्थराइटिस या इन्फ्लेमेशन होगा, पेरीऑस्टियल इन्फ्लेमेशन वगैरह होगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे नेल बेड चेंजेस के, और हम लोग उन चीजों को डिस्कस कर रहे हैं जो क्लबिंग करा सकते हैं। क्लबिंग की वजह से जो नेल बेड चेंजेस होंगे, क्लबिंग में क्यों ऐसा होगा, क्योंकि पेशेंट में ऑक्सीजनेशन कम होगा। तो बहुत सारे कॉजेज होते हैं क्लबिंग के। ठीक है, कुछ पल्मोनरी, कुछ कार्डियक, कुछ किसी और ऑर्गन के भी आपके रीजंस। यहाँ पे हम लोग कहते हैं अगर पल्मोनरी की बात करें तो पल्मोनरी सिस्टम में जब भी ऑक्सीजनेशन बहुत ज्यादा इम्पेयर्ड होगा, राइट, इसका मतलब यहाँ पे क्रॉनिक हाइपोक्सिया है, दिस कैन लीड टू क्लबिंग। इसीलिए डॉक्टर लोग नाखून देखते हैं, ठीक है, जीभ देखते हैं साइनोसिस के लिए, नाखून देखते हैं क्लबिंग के लिए, ठीक है, पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा देखते हैं पैलर के लिए, बल्बर कंजक्टाइवा देखते हैं किस चीज के लिए, बल्बर कंजक्टाइवा देखते हैं इक्ट्रस के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने कह दिया एक कंडीशन है जिसमें आपके ब्रोंकियोल्स और ब्रोंकस परमानेंटली डायलेट हो जाते हैं, डायलिटेशन।
ठीक है, आगे चल के थोड़ी बहुत बात ब्रोंकिएक्टेसिस की भी करेंगे। क्रॉनिक इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, क्रॉनिक लंग इन्फेक्शन, सिस्टिक फाइब्रोसिस, लंग एब्सेस, लंग कैंसर। ठीक है, लंग एब्सेस वगैरह में काफी कम मिलता है। ठीक है, तो लंग कैंसर में क्या मिलेगा, ग्रेड 4 क्लबिंग मिलेगा, ग्रेड 4 क्लबिंग। ठीक है, कोई बहुत क्रॉनिक लंग इन्फेक्शन है तो उसमें भी मिल सकता है क्योंकि ऑक्सीजनेशन इंपेयर होगा। हार्ट को भी पूरी बॉडी में क्या करना है, ब्लड पंप करना है। अगर साइनोटिक हार्ट डिजीज होगी जिसमें लंग ब्लड नहीं पाएगा, हार्ट से ऑक्सीजनेशन नहीं होगा, तो ऐसे पेशेंट में भी साइनोसिस मिलेगा, हालांकि लंग ठीक है। अदर कॉजेज भी हो सकते हैं जिसमें कुछ केमिकल मीडिएटर्स रिलीज होते हैं, और ये केमिकल मीडिएटर्स क्या करते हैं, ये केमिकल मीडिएटर्स लंग तक जाएंगे, सॉरी नाखून तक जाएंगे और वहां पे इन्फ्लेमेशन कर देंगे। तो इस तरीके से कुछ कॉजेज हैं, हम लोग ये नहीं कह सकते कि एक्सक्लूसिवली पल्मोनरी कॉज है, राइट, और भी बॉडी के कॉजेज होंगे, लेकिन अल्टीमेटली आपके नेल बेड हाइपोक्सिया की वजह से नेल बेड प्रोलिफरेशन होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्लबिंग भी पढ़ डाला। क्लबिंग में बेसिकली नेल बेड चेंजेस हैं, कॉन्वेक्स हो जाते हैं और एंगल ऑफ लेवी बॉन्ड लॉस्ट है। सेकंड हम लोग कह देते हैं यहाँ पे पैरेट बीकिंग टाइप की हो जाती है, जैसे यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ ग्रेड्स हो गए, नील बेड चेंजेस, ऑब्लिटरेशन ऑफ लेवी बॉन्ड, पैरेट बीकिंग। ग्रेड 4 है तो हम लोग कह देते हैं लंग कैंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे आइए देखते हैं क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। नॉन सपरेटिव लंग डिजीज मतलब जिसमें क्या हो, जिसमें पेशेंट को नॉन सपरेटिव का मतलब जहाँ पे पस बने, सपरेटिव पस वाली सिचुएशन, पस लाइक सिचुएशन। नॉन सपरेटिव का मतलब है कोई पस ना बने वहां, नॉन सपरेटिव, राइट। यहाँ पे देख लेते हैं ब्रोंकिएक्टेसिस, आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे भी पस बनेगा, यहाँ पे भी पस बनेगा, फाइब्रोसिस में भी बनेगा, एम्फाइसीमा में कोई पस नहीं बनेगा। ठीक है, तो दिस इज नॉन सपरेटिव कंडीशन विच कैन बी एसोसिएटेड विथ क्लबिंग। आइए और आगे चलते हैं, यहाँ पे एक और डिजीज आ गया है कॉर पल्मोनेल। ठीक है, कॉर पल्मोनेल के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे एम्फाइसीमा में बेटा साइनोसिस नहीं मिलेगी, ये गलत हो गया। एम्फाइसीमा में नो साइनोसिस, ये वाली कंडीशन है जिसमें फाइब्रोसिस हो गई एल्वियोलाई की, इसमें साइनोसिस मिलेगी और इसमें आगे चल के क्लबिंग मिलेगा। ठीक है, तो फाइब्रोसिस हो गई, फाइब्रोसिस का मतलब है कि एल्वियोलाई आपके सिकुड़ गए हैं, देयरफॉर नो पस, और इसका मतलब एल्वियोलाई में गैस एक्सचेंज कम हो जाएगा, गैस एक्सचेंज, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से साइनोसिस मिलेगी, जिसकी वजह से आगे चल के क्लबिंग मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे पस बन जाएगा, यहाँ पे पस बन जाएगा, और एम्फाइसीमा में नो साइनोसिस नो क्लबिंग। ठीक है, कॉर पल्मोनेल की बात अभी करते हैं, एक और क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन सेंट्रल साइनोसिस एक्सेप्ट, अगर सेंट्रल साइनोसिस की बात करें तो हम लोग कहाँ पे बात करेंगे, फैलेट्स टेट्रोलॉजी, ये कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। ठीक है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होगा तो भी ऑक्सीजनेशन कम होगा, हम लोग कहेंगे साइनोसिस मिलेगा। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, अगेन साइनोसिस मिलेगा। निमोनिया है, अगेन। एम्फाइसीमा में कोई साइनोसिस नहीं मिलता है, राइट, नो साइनोसिस। हम लोगों ने कहा था यहाँ पे साइनोसिस नहीं मिलता बल्कि पेशेंट पिंक होता है, और हम लोग इन्हीं को क्या कहते थे, पिंक पफर्स, पिंक पफर्स। तो साइनोसिस एम्फाइसीमा में मिलती ही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे साइनोसिस की, हम लोग बात कर रहे हैं क्लबिंग की। साइनोसिस नहीं होगा, हाइपोक्सिया नहीं होगा, तो पेशेंट को क्लबिंग भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो साइनोसिस और क्लबिंग रिलेटेड है, एम्फाइसीमा में नहीं मिलेगा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होगा तो मिलेगा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कॉर पल्मोनेल से। अब कॉर पल्मोनेल कौन सी चीज है, आइए देखते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन कॉर पल्मोनेल पे भी करते हैं। कॉर पल्मोनेल, देखिए अगर इस तरीके से आपका हार्ट देखा जाए तो 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है,
जो आपका लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये पंप कर देता है एओर्टा में और फिर ब्लड चला जाता है पूरी बॉडी में। यहाँ पे दूसरी तरफ हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे आपका पल्मोनरी आर्टरी है और इससे ब्लड हम लोग पंप कर देते हैं लंग में। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने कह दिया राइट वेंट्रिकल, हम लोग लंग की बात कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो इतने यूनिट की बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए किसी को पल्मोनरी आर्टरी में कोई प्रॉब्लम हो, पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर ज्यादा हो, मैंने कह दिया किसी को पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन हो ग्रेटर देन 25 mmHg, और मान लीजिए किसी को क्रॉनिक लंग डिजीज हो, क्रॉनिक लंग डिजीज, अगर किसी में क्रॉनिक लंग डिजीज होता है तो ऐसे केसेस में पल्मोनरी वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, पल्मोनरी वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, पल्मोनरी वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। अगर वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया मतलब वेसल्स आपके नैरो हो गए, प्रेशर देयरफॉर इंक्रीज हो गया। इसका मतलब इस प्रेशर के अगेंस्ट ब्लड किसे पंप करना है, राइट वेंट्रिकल को। राइट वेंट्रिकल ओवर टाइम, ओवर पीरियड ऑफ टाइम बड़ी हो जाती है, हाइपरट्रॉफी और डायलिटेशन हो जाता है, और आगे चल के राइट वेंट्रिकल फेल भी हो सकती है। इसी को हम लोग कह देते हैं फेलियर ऑफ राइट वेंट्रिकल ड्यू टू इंक्रीज्ड पल्मोनरी प्रेशर, या हाइपरट्रॉफी ऑफ राइट वेंट्रिकुलर ड्यू टू इंक्रीज्ड पल्मोनरी प्रेशर, मे बी ड्यू टू सेकेंडरी टू लंग डिजीजेस। यही आपका कॉर पल्मोनरी है। ठीक है, तो एक और डायग्राम बनाते हैं। मैंने कह दिया 4 चेम्बर्ड हार्ट है, और इस तरीके से मैंने कह दिया पेशेंट को क्रॉनिक लंग डिजीज है, क्रॉनिक लंग डिजीज। इसकी वजह से क्या होगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगा। पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो गया, या मान लीजिए पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ठीक है, या मान लीजिए क्रॉनिक लंग डिजीज है जिसकी वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। जब भी कोई ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी तो उसके अंदर का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम हम लोग कहते हैं राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। इसको ज्यादा प्रेशर जनरेट कराना है या अगर ब्लड पंप करना है तो उस प्रेशर से ज्यादा होगा तभी ब्लड फ्लो होगा। तो हम लोग कह देते हैं राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी एंड फेलियर। ठीक है, तो अगर किसी में पल्मोनरी रीजन से, पल्मोनरी कॉज ऑफ राइट वेंट्रिकुलर चेंजेस, राइट वेंट्रिकुलर चेंजेस इंक्लूडिंग क्या, राइट वेंट्रिकुलर चेंजेस इंक्लूडिंग हार्ट फेलियर, हम लोग इसी कंडीशन को कह देते हैं दिस इज नोन एज डायलेटेड, या आपका एनलार्ज राइट वेंट्रिकल मिलेगा, हम लोग कहते हैं कॉर पल्मोनेल। कॉर पल्मोनेल, कॉर का मतलब हार्ट होता है, पल्मोनेल का मतलब लंग होता है। लंग की वजह से हार्ट फेल हो जाए, दिस इज कॉर पल्मोनेल। कौन सा चेंबर इफेक्टेड होगा, आपका केवल राइट वेंट्रिकल इफेक्टेड होगा, बाकी सारे चेंबर्स आराम कर रहे होंगे। तो अगर किसी में हम लोग कहें कॉर पल्मोनेल हो गया तो हम लोग केवल पल्मोनरी आर्टरी और लंग की बात करेंगे और वहां पे ज्यादा प्रेशर की बात करेंगे। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है ऑल ऑफ द फॉलोइंग, नहीं ये तो हो गया था। क्वेश्चन खो गया, उसके ऊपर वाला होगा, राइट। कॉर पल्मोनेल इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे भी लंग डिजीज, यहाँ पे भी लंग डिजीज, यहाँ पे भी लंग डिजीज, तो बेहतर है यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव टिक कर दिया जाए। तो अगर किसी को क्रॉनिक लंग डिजीज है तो आपका आगे चल के राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी एंड राइट वेंट्रिकुलर फेलियर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पल्मोनरी सर्कुलेशन का प्रेशर इंक्रीज हो गया है। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चंस और ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्लबिंग और कॉर पल्मोनेल की भी बात करी है। एक और सेट ऑफ क्वेश्चंस ले लेते हैं। राइट, यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट हैं, कुछ क्वेश्चंस इनडायरेक्ट हैं। कई टाइप ऑफ ब्रीदिंग होती है, इन्होंने पूछा है साइन स्टोक्स ब्रीदिंग कैसे होता है।
राइट। जैसे मान लीजिए मैंने कहा है जो रेस्पिरेटरी रेट होता है दैट इज 12 to 16 पर मिनट। ठीक है, ये रेगुलर होता है एंड रिदमिक होता है। मतलब ये नहीं कि कभी आदमी तेज सांस लेने लगता है कभी स्लो। कुछ सीएनएस कंडीशंस में, कुछ ओल्ड लोगों में रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम सही नहीं होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर का। ये नॉर्मल आपका रेस्पिरेशन है, राइट, नॉर्मल रेस्पिरेशन। नॉर्मल रेस्पिरेशन के अलावा अगर किसी में मान लो कोई ऐसी डिजीज हो गई जिसमें मेडुला सही से काम नहीं कर पा रहा है, पहले सांस खूब धीरे धीरे लेगा, फिर उसके बाद अचानक रेट बढ़ा लेगा धीरे धीरे। ठीक है, फिर उसके बाद खूब जल्दी जल्दी सांस लेना स्टार्ट कर देगा, फिर उसके बाद खूब धीरे धीरे, फिर जब बॉडी में ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो फिर खूब जल्दी जल्दी सांस लेना स्टार्ट कर देगा। राइट, मैंने कह दिया फास्ट, मैंने कह दिया स्लो। इसी को हम लोग कह देते हैं साइनी स्टॉक्स स्टोक्स ब्रीदिंग, साइनी स्टोक्स ब्रीदिंग। तो अगर किसी का रेस्पिरेटरी सेंटर अफेक्टेड हो जाए, ठीक है, इफ रेस्पिरेटरी सेंटर इन मेडुला ऑब्लोंगाटा अफेक्टेड, रेस्पिरेटरी सेंटर इन मेडुला अफेक्टेड, ठीक है, तो ये आपका साइनी स्टोक्स ब्रीदिंग हो सकता है, साइनी स्टोक्स ब्रीदिंग। हम लोग कहते हैं ऑल्टरनेटिंग फास्ट एंड स्लो ब्रीदिंग। हो सकता है आदमी हांफने लगे, बहुत जल्दी जल्दी सांस लेने लगे, और आगे चल के क्या हो जाए, आगे चल के पेशेंट में रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाए, या पहले स्लो ले, जब कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में ज्यादा बढ़ जाए तो रेस्पिरेटरी सेंटर की आंख खुले कि नहीं मुझे सांस लेना है, फिर तेजी से सांस लेने लगे, फिर भूल जाए, फिर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाए, समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे हार्ट फेलियर है तो भी पूरी बॉडी कॉम्प्रोमाइज होगी। नॉर्मल पर्सन हाई ऑल्टीट्यूड पे भी ये नॉर्मल एक फिजियोलॉजिकल वेरिएशन है, एल्डरली पीपल ऑल टिक कर सकते हैं, सारे कंडीशंस में साइनी स्ट्रोक्स ब्रीदिंग हो सकती है। मोस्ट कॉमन टाइप कॉमन कॉज ऑफ हिमोप्टिसिस, इंडिया की बात करें अगर, सबसे ज्यादा कॉमन कॉज हिमोप्टिसिस का मतलब कॉफ विद ब्लड। ठीक है, खांसी में बलगम आने का मतलब टीबी है। ठीक है, लेकिन अगर कभी ये पूछा जाए कि ब्लड बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है, मतलब अगर आदमी खांस रहा है, ब्लड ऐसे लग रहा है केवल ब्लड ही आ रहा है, बलगम नहीं आ रहा है, तो कैंसर होता है। ठीक है, अगर किसी को माइट्रल स्टेनोसिस है तो भी आपका ऐसे केसेस में पिंक फ्रॉथी स्प्यूटम, या हम लोग बात करें तो कॉफ विद ब्लड आ सकता है, मतलब पेशेंट में क्या हो सकता है, हिमोप्टिसिस हो सकता है। ठीक है, हिमोप्टिसिस एक चीज होती है, दूसरी चीज होती है आपकी बॉडी में हेमेटेम्सिस हो जाए, वॉमिटस ब्लड में आ जाए। एक और ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, हेल्मिच मैन्युअर। जैसे मान लो किसी की बॉडी में कुछ अटक गया, मान लो मूंगफली का दाना अटक गया रेस्पिरेटरी ट्री में, राइट, तो हम लोग कहते हैं यहाँ पे फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन, फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन। ठीक है, इन ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री, ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री, इसको झटके से निकाल देते हैं तो पेट के नीचे खूब तेजी से प्रेस करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आदमी खूब तेजी से एक्सहेल करे, और एक्सहेल करे, मान लो कोई मूंगफली का दाना चला गया है या कोई भी चीज चला गया है, तो वो चीज बॉडी से बाहर निकल जाए। ठीक है, ईएनटी का क्वेश्चन है फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन का, कि खूब तेजी से अगर पेट पे थर्स्ट दोगे तो इंसान बहुत तेजी से सांस छोड़ेगा, और हो सकता है कोई भी बॉडी अटकी हो तो वो निकल जाए। ठीक है, तो फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन में हम लोग इस चीज को देते हैं, या एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। फॉरेन बॉडी भी अगर ट्रेकिया में चला गया, ब्रोंकस में चला गया, ब्रोंकियोल में गया, तो क्या करेगा ये, यही करेगा कि पेशेंट बस एयर ब्लॉक होगी, पेशेंट कॉफ करने की कोशिश करेगा, उससे भी नहीं निकलेगा, तो हेल्मिक मैनुअर हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, आइए एक सेट ऑफ क्वेश्चन और ले लेते हैं। तीनों क्वेश्चन देखा है, हाँ जितना देखना चाहिए देखा है। ये भी क्वेश्चन मेरे ख्याल से जो पहला है हम लोगों ने पढ़ा था। बात कर रहे हैं हम लोग किस चीज की, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी की। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन हम लोगों ने बात किया था, ये आपके प्रोटीएजेस को इनहिबिट करता है,
ताकि अपनी ही बॉडी डाइजेस्ट ना हो जाए। तो हम लोगों ने कहा था दो रीजन होते हैं ज्यादातर एम्फाइसीमा के, एक स्मोकिंग और दूसरा अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी। स्मोकिंग होती है तो हम लोग कहते हैं क्या हो जाता है, पैन एसाइनर, ठीक है, पूरा आपका एसाइनस खराब हो जाता है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी है तो सेंट्री लोब्यूलर होता है। एक बार चेक कर लेते हैं। तो हम लोगों ने बात किया था किस चीज का, एम्फाइसीमा का। एम्फाइसीमा में हम लोगों ने बात किया था दो इटियोलॉजी बहुत कॉमन है। कौन कौन से, एक तो स्मोकिंग और दूसरा आपका अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी हो। हम लोगों ने जब इस टॉपिक को पढ़ा था तो टाइप्स ऑफ एम्फाइसीमा भी देखे थे वहां पे हम लोगों ने, ठीक है, कुछ इस तरीके से। स्मोकिंग कर रहा है कोई तो भी प्रॉब्लम है, तो भी आपका रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल अफेक्टेड है, या अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी है तो भी। तो हम लोग मेनली बात किस चीज की कर रहे थे, एम्फाइसीमा की कर रहे थे, ठीक है। तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन को हम लोगों ने कवर किया था। और अगर मान लो किसी में स्मोकिंग की हिस्ट्री ना हो फिर भी पेशेंट में एम्फाइसीमा हो रहा हो, इसका मतलब क्या है, कोई ना कोई और कॉज है, जैसे अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी। इस तरीके से हम लोगों ने कहा था रेस्पिरेटरी ट्री का कोई ना कोई पार्ट आपका क्या हो जाता है, अफेक्टेड हो जाता है, ठीक है, याद कर लेना इसको। हम लोग कहते हैं स्मोकिंग है तो सेंट्री एसाइनर है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है तो पैन एसाइनर है, ठीक है। कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, तो याद करने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो आइए इसको करेक्ट कर लेते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि पेशेंट में सेंट्री लोब्यूलर या एसाइनर हो सकता है, पैन एसाइनर भी हो सकता है। तो स्मोकिंग होगा तो आपका किस तरीके का है, फिर से देख लेते हैं। सेंट्री एसाइनस मतलब बीच वाला पार्ट इन्वॉल्व है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है तो पूरा एसाइनस इन्वॉल्व हो जाएगा, पैन एसाइनर। स्मोकिंग है तो सेंट्री एसाइनर, और अगर अल्फा 1 है तो पैन एसाइनर, ठीक है। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, पैन एसाइनर। फिर एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग सर पल्मोनरी सर्फेक्टेंट की बात कर रहे हैं। और एक देख लेते हैं, क्लबिंग ऑफ फिंगर्स इज सीन इन ऑल ऑफ द कंडीशंस एक्सेप्ट। तो यहाँ पे चलिए, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, मतलब हार्ट और लंग दोनों की वजह से हो सकता है। यहाँ पे भी हार्ट फेलियर, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं एनासार्का एंड ब्रोंकिएक्टेसिस, इसमें भी मिल सकता है। परफोरेटेड लंग एंड लंग एब्सेस, ठीक है, अगर लंग एब्सेस बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है, परफोरेटेड लंग है, इसका मतलब ओनली पार्ट ऑफ लंग इज अफेक्टेड, ओनली पार्ट ऑफ लंग डिजीज्ड या अफेक्टेड। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, ऐसे केसेस में पेशेंट को क्लबिंग नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजनेशन बहुत इम्पेयर्ड नहीं होगा। हम लोग कहेंगे तभी भी एनफ ऑक्सीजन है बॉडी में, नो साइनोसिस, नो क्लबिंग। बाकी सारे चीजेस में क्लबिंग होने के चांसेस ज्यादा है। जैसे मान लो परफोरेटेड लंग, मान लो किसी के लंग में किसी ने गोली मार दी, तो साइनोसिस मिल गया, चलो ठीक है, थोड़ी देर सांस सही से नहीं ले पा रहा है, समथिंग लाइक, लेकिन क्लबिंग मिलने में तो एक जमाना लगेगा, तो क्लबिंग नहीं मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं पल्मोनरी सर्फेक्टेंट की। पल्मोनरी सर्फेक्टेंट की जब बात करते हैं तो ये सर्फेक्टेंट ही होते हैं जो हमारे लंग को कोलैप्स करने से बचाते हैं, राइट। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं पल्मोनरी सर्फेक्टेंट की। सर्फेक्टेंट, सर्फेक्टेंट, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं ये आपके होते हैं, दे रेड्यूस सरफेस टेंशन, दे रेड्यूस सरफेस टेंशन एंड प्रिवेंट लंग या एल्वियोलर कोलैप्स, राइट, एल्वियोलर कोलैप्स को बचाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैंने कह दिया ये ट्रेकिया है और यहाँ पे एल्वियोलाई है, ट्रेकिया है और एल्वियोलाई है, तो यहाँ पे एक लाइनिंग होती है सर्फेक्टेंट की, ठीक है, जो इसको बंद नहीं होने देगा, क्लोज नहीं होने देगा, दिस इज सर्फेक्टेंट, राइट, सर्फेक्टेंट। और सर्फेक्टेंट को हम लोग कह देते हैं ये सिक्रीटेड बाय टाइप 2, बाय टाइप 2 एल्वियोलर सेल्स, एल्वियोलर सेल्स या न्यूमोसाइट्स, न्यूमोसाइट्स, ठीक है। और ये क्या करेंगे, सरफेस टेंशन को कम कर देंगे, दे डिक्रीज सरफेस टेंशन,
इसकी वजह से सरफेस टेंशन कम रहेगा। लंग्स आपके इन्फ्लेटेड रहेंगे, इन्फ्लेटेड एंड ओपन, इन्फ्लेटेड एंड ओपन। अगर मान लीजिए मैंने कह दिया किसी पेशेंट में सरफेक्टेंट नहीं है या कम है, एक डायग्राम और ले लेते हैं, ये आपका ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री है। यहाँ पे मैंने कह दिया सरफेक्टेंट कम हो गया, सरफेक्टेंट कम होने की वजह से लंग कोलैप्स हो गया, लंग कोलैप्स हो गया, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं ड्यू टू लेस या नो सरफेक्टेंट, नो सरफेक्टेंट। तो सरफेक्टेंट आपका होता क्या है, कोई ना कोई केमिकल सब्सटेंस होगा। हम लोग कहते हैं प्रोटीन और लिपिड का बना होता है, ठीक है। ज्यादातर यहाँ पे डीपी पीसी रहता है, डाई पाल्मिटोइल फॉस्फेटिडिल कोलिन, ठीक है। मेन कंपोनेंट देख लेते हैं इसका सरफेक्टेंट का, डाई पाल्मिटोइल डीपीपीसी, ये इसका मेन कंपोनेंट होता है, मेन कंपोनेंट डाई पाल्मिटोइल फॉस्फेटिडिल, फॉस्फेटिडिल कोलिन, ठीक है। तो बस एक इसका ये देखना है कि सबसे इस मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इसका क्या होता है, दैट इज डीपीपीसी, ठीक है। और कौन सिक्रीट करता है इसको, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स मतलब टाइप 2 एल्वियोलर सेल्स। अगर ये नहीं रहेंगे तो लंग कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है, सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होगी, पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एक कंपोनेंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज डीपीपीसी, ये वाला है डाई पाल्मिटोइल फॉस्फेटिडिल कोलिन, डीपीपीसी। ये आपका 60% होता है, 40% आपका लेसिथिन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सरफेक्टेंट की बात कर ली, हम लोगों ने क्लबिंग की बात कर ली, हम लोगों ने साइनोसिस की बात कर ली, ट्रेकियल शिफ्ट की बात कर ली हम लोगों ने, है ना। और भी कोई चीज एक्स्ट्रा देखा है, कॉर पल्मोनेल की भी बात कर ली। तो आज के लिए इतना ही, कल बाकी सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, ठीक है। चैट सेक्शन में आइए। तुम लोग ये बताओ और भी क्वेश्चन सॉल्व करते होगे तो सॉल्व कर